Hey everyone, welcome back to my channel. This is your dedicated डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चों, आज हम करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ऑन न्यूक्लियाइक एसिड। न्यूक्लियाइक एसिड हमारा जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही डीएनए का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। यही डीएनए को बना रहा है, आरएनए को बना रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें आगे बायोलॉजी के चैप्टर से कनेक्ट करेंगी, बायोटेक्नोलॉजी हो, इनहेरिटेंस हो, इन सारी चीज़ों से आपके कनेक्ट करने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दूं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS रामैया डेंटल कॉलेज। सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डेंटिस्ट, आई एम ए वेरी पैशनेट एजुकेटर, अ सोशल वर्कर, अ कोविड वॉरियर एंड मैनी मोर। तो बच्चों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको सारी लेटेस्ट अपडेट, सारे सेशन की इन्फो, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स, डिस्कशंस एंड मैनी मोर थिंग्स यू विल गेट। आप मुझसे यहाँ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअली ये एक ग्रुप है जो आपके लिए बनाया है, आपके डाउट्स के लिए बनाया है, एवरीथिंग। तो फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। नाम है ग्रुप का डॉक्टर साक्षी बरनवाल, और इसके साथ साथ मैंने इंस्टाग्राम लिंक भी दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे दोनों जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं बेधड़क। चलिए तो शुरू करते हैं। न्यूक्लियाइक एसिड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, उससे पहले हम अपना कलर मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। ओह, ये वाइट पे ही है तो हम ब्लू ही ले लेंगे। तो न्यूक्लियाइक एसिड क्या है बच्चों? न्यूक्लियाइक एसिड क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर, एक चेन है। यानी कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके एक चेन बनाते हैं जिसको हम न्यूक्लियाइक एसिड बोलते हैं। जैसे कि प्रोटीन में हमने अमीनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चेन देखे जिससे कि फाइनली प्रोटीन बन रहा था, राइट? वैसे ही न्यूक्लियाइक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का छोटे छोटे जो पॉलीमर होते हैं उनके चेन होता है, ठीक है? उसके वजह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है और वही न्यूक्लियाइक एसिड फॉर्मेशन में मदद करता है। बट अब बात यह है कि ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता क्या है, तो यही तो बात करने आए हैं हम। चलिए, फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियाइक एसिड हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्योंकि यहीं पे हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, और न्यूक्लियाइक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर जेनेटिक्स, दैट इज आवर DNA RNA। ओके, फ्रेडरिक मिशर ये थे जिन्होंने, ये एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियाइक एसिड को डिस्कवर किया था, और इसका नाम इन्होंने न्यूक्लिन रखा था। क्या रखा था? न्यूक्लिन। तो ये साइंटिस्ट लोग बड़े ही इनोवेटिव होते हैं भाई। इनको पेट नेम भी देते हैं, एक रियल नेम भी देते हैं, ठीक है? बड़े ही काम की चीज़, मतलब कमाल की चीज़ करते हैं। क्योंकि जैसे हमारा नाम नहीं रहता है, घर का नाम मान लो साक्षी है, आपका नाम कुछ भी हो जाएगा। घर में क्या बनाएंगे? छोटू, सोनू, गुड्डू, पप्पू, यही सब नाम रहता है, ठीक है? मेरा वैसे कोई नाम नहीं है। आपका कोई नाम है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए, दो तरह के न्यूक्लियाइक एसिड होते हैं। कौन से दो टाइप के होते हैं? एक होता है DNA, दूसरा होता है RNA। DNA होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियाइक एसिड, ठीक है? RNA होता है राइबोज न्यूक्लियाइक एसिड, राइट? ठीक है, दो तरह के न्यूक्लियाइक एसिड हैं। चलिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियाइक एसिड और राइबो न्यूक्लियाइक एसिड, मैंने राइबोज कर दिया, कोई बात नहीं। राइबोज शुगर होते हैं उसमें, डीऑक्सीराइबोज शुगर्स होते हैं दोनों में, वो हम बाद में बात करेंगे। तो इस तरह का शेप दिख रहा है यहाँ पे। ये शेप बहुत ज़रूरी है आपको जानना। जब हम DNA की बात करें तो उसमें एक हेलिक्स फॉर्म का आपको शेप दिख रहा है, यानी कि दो तरह के धागे हैं जो एक दूसरे में लिपट गए हैं, राइट? एक दूसरे पे से उलझ से गए, लिपट से गए। लेकिन राइबो न्यूक्लियाइक एसिड जब हम देखते हैं तो वहाँ पे एक ही चेन है जो लंबी सी चले जा रही है, ठीक है? तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमारा जो DNA है उसमें दो तरह के चेन होते हैं, लेकिन जो हमारा RNA है उसमें सिंगल चेन ही होते हैं। और यहीं से अगर आप कनेक्ट करें, थोड़ा सा बैकड्रॉप पे जाएंगे, तो हम सेल में जब हम पढ़ रहे थे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, तो प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था अलग अलग टाइप के क्या थे, आपके राइबोसोम थे, राइट? और आपके DNA फॉर्मेशन में भी अलग अलग तरीके के आपके राइबोसोम्स का यूज़ हुआ था, राइट? तो चलिए उन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए समझना है कि DNA जो है आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है और RNA सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। अब आ जाएंगे न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? यूनिट ऑफ न्यूक्लियाइक एसिड।
एक एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ के चेन बनाते हैं और फाइनली न्यूक्लियाइक एसिड बनता है। बट इस न्यूक्लियोटाइड में भी एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन से 3 कंपोनेंट? एक होती है चीनी जो बहुत ही मीठी होती है यानी कि शुगर, दूसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप और तीसरे होते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो इन तीनों के तगड़े कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। शुगर कैसा होता है? पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज का मतलब समझ है ना, 5, ठीक है। तो पेंटोज शुगर होगा आपका और फॉस्फेट ग्रुप होगा और नाइट्रोजनस बेस होंगे। और कितने होंगे ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह के लिंकेज से बना होता है एक एक न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। दिस इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, जो कि ऐसा दिखता है, एक बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो ये अंदर की तरफ वाला स्ट्रक्चर है, ये बाहर की तरफ वाला स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजनस बेस की जब हम बात करें तो कितने तरह के नाइट्रोजनस बेस देखे जाते हैं? 5, लेकिन वो 5 भी 2 टाइप में डिवाइड है। कैसे डिवाइड है? 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स, और प्यूरीन के अंदर आते हैं एजी, ऐसे याद करना आपको, एजी वाला एजी। जो प्यूरीन होता है एडेनिन एंड ग्वेनिन होता है इनके अंदर। दूसरा होता है पायरिमिडीन जिसमें थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल होते हैं। 3 तरह के होते हैं, बट इनमें से 2 ही यूज होते हैं हर तरह के आपकी न्यूक्लियोटाइड में। यानी कि आरएनए है तो 2 तरह के इसमें से यूज होंगे, डीएनए है तो 2 तरह के। यानी कि कोई एक ऐसा न्यूक्लियाइक एसिड इसमें है, नाइट्रोजनस बेस ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं नहीं यूज हो रहा है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। प्यूरीन ये रहा है जिसमें एजी है हमारे, यानी कि एडेनिन एंड ग्वानिन, और पायरिमिडीन में 3 है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। ओके, शुगर की बात करें तो इसमें पेंटोज शुगर होता है, लेकिन डीएनए और आरएनए में अपने अपने शुगर होते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबोज शुगर यूज करता है और आरएनए राइबोज शुगर केवल यूज करता है, ठीक है। तो अपने अपने शुगर मॉलिक्यूल इन्होंने पक्के कर रखे हैं कि भाई मेरा ये चॉइस है, हम ना यूज करेंगे, हम अपने नाम के हिसाब से अपना शुगर चूज करते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो शुगर से अटैच होते हैं और इनको मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अब ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पे बात किए थे पहले नाइट्रोजनस बेस के पहले न्यूक्लियोटाइड की, राइट। न्यूक्लियोटाइड बनने से पहले जब शुगर, केवल शुगर और आपका नाइट्रोजनस बेस मिलता है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस मिलता है तो ये मिलके बनाता है न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। अभी न्यूक्लियोटाइड ही नहीं बना क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तब वो टाइड बनेगा। उसके पहले ये जो फॉर्मेशन हुआ होता है लिंकेज नाइट्रोजन बेस में और शुगर में, इस समय इसको न्यूक्लियोसाइड के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप इनसे जुड़ जाता है तो ये कंप्लीटली, यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? इसलिए अब कंफ्यूज नहीं होना है कि कब किसको क्या कहते हैं, साइड और टाइड दोनों याद रखना है, ठीक। फॉस्फेट ग्रुप जो है वो शुगर से डायरेक्टली अटैच होता है, ये इसका कोई कांटेक्ट नहीं है आपके नाइट्रोजन बेस से। तो शुगर बेसिकली बीच में है, इधर आपके नाइट्रोजन बेस से कनेक्ट किया, दूसरी तरफ आपके फॉस्फेट ग्रुप से। और कैसे लिंक किया? एस्टर बॉन्ड के थ्रू। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनता है हमारे फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में, ये वाला बॉन्ड बनता है। क्या नाम है इसका? एस्टर बॉन्ड। और एक फॉस्फेट ग्रुप 2 शुगर से अटैच करता है। कैसे? देखो, यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर देखा था जिसमें नाइट्रोजन बेस था, यहाँ पे आपका शुगर था और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप था। ऊपर वाले शुगर से और फिर नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। ऐसे ही ये चलता रहेगा, राइट। ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड चलता रहेगा। तो एक जो फॉस्फेट ग्रुप है 2 शुगर से अटैच होता है, तो 2 एस्टर बॉन्ड बनाता है, यानी कि इस समय इसको क्या कहते हैं? डाई एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, क्योंकि ये 2 शुगर से अटैच कर रहा है। क्लियर है? इसलिए इसको फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं? क्लियर है? और शुगर से कहाँ अटैच कर रहा है? 3 और 5 नंबर के उनके पेंटोज पे। तो जब पेंटोज की बात हो रही है हमारे पास, ठीक है, तो एक पे 3 से और एक पे 5 से अटैच करता है। क्लियर है?
एक पे 3 से और एक पे 5 से अटैच करेगा, तो ये पेंटोज शुगर की नंबरिंग के हिसाब से उनके बॉन्ड्स कहाँ कहाँ बन रहे ये बता रहा है। डीएनए और आरएनए दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, यानी कि दोनों ही कई सारे चेन से मिलके बन रहे हैं। क्लियर है, लंबे चेन से मिलके बन रहे, कई सारे न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने के बाद बन रहे हैं, यानी कि डीएनए और आरएनए एक तरह के न्यूक्लियाइक एसिड के, क्लियर है, न्यूक्लियाइक एसिड। अब न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड क्या होता है? जो ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो एक दूसरे से कैसे अरेंज होते हैं, अटैच होते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से, जो कि आपका फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज शुगर के थ्रू बना रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से डाई न्यूक्लियोटाइड बनता है और इस तरह न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं एक दूसरे से। लेकिन अगर आपको एक चीज़ अटपटी नहीं लगी, अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं उसमें 2 हेलिक्स है, यानी 2 चेन है, उन दोनों चेन को कैसे अटैच किया जाएगा बताओ? यहाँ तो एक एक न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ है ना, अब 2 चेन कैसे अटैच होंगे? तो यहीं पे हमारा दिमाग लगाना है। सबसे बाहर की तरफ हमने फॉस्फेट बात की थी, शुगर, और इधर नाइट्रोजन बेस था, और आप देख रहे थे एक लाइन ऐसे तो दूसरी लाइन इधर से, यानी कि इधर भी नाइट्रोजन बेस आएगा एक और इधर आएगा आपका शुगर, फिर फॉस्फेट, यानी कि नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से मिलने वाले हैं। ऐसा क्यों? लेकिन मैम ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि मतलब एक लाइन इधर देख लें हम लोग, फिर उसी के बगल में एक और लाइन हो, यानी कि फॉस्फेट और शुगर इसका इधर है नाइट्रोजन बेस, और इसमें भी सेम चीज़ हो, फॉस्फेट और शुगर हो और इधर नाइट्रोजन बेस। ऐसे भी तो चल सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हमारा डीएनए है उसमें जो दोनों आपके चेन्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं। अगर एक सीधे जा रहा है तो एक उल्टी तरफ से भागेगा, ठीक है, एक आगे से आ रहा है पीछे तो एक पीछे से जा रहा है आगे, समझो, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये डबल हेलिक्स मॉडल बनाते हैं, जिसको दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, क्योंकि ये PYQs में 10 बार पूछा जा चुका है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ये आपको एकदम जुबान पे रहना चाहिए। मैंने अपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये मुझे आज तक याद है। ठीक है, चलिए, इसमें एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं और हेलिक्स बना रहे हैं एक दूसरे के साथ रोल होके। अब हेलिक्स की जब हम बात करें तो हेलिक्स किस चीज़ से बन रहा है आपका? फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस से। अब 2 तरफ से जब हेलिक्स रन करेगा, एक इस साइड से और एक इस साइड से, तो इसका फॉस्फेट और शुगर और उसका फॉस्फेट और शुगर ऐसे रह जाएगा, राइट? इस तरह से दौड़ेगा, इसका नाइट्रोजन बेस यहाँ रहेगा और इसका नाइट्रोजन बेस यहाँ रहेगा। ठीक है, यानी कि इन नाइट्रोजन बेस को भी लिंक करना ज़रूरी है, तभी ये डबल हेलिक्स बनाएंगे। यानी कि जो नाइट्रोजन बेस है वो एक दूसरे से कनेक्ट को कर रहे हैं। कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? एक बॉन्ड के थ्रू। क्या नाम है इस बॉन्ड का? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब एडेनिन आपका थायमिन से कनेक्ट कर रहा है, यानी कि जो सेम प्यूरिन है, प्यूरिन से नहीं इंटरेक्ट करेंगे, पायरिमिडीन पायरिडीन से नहीं इंटरेक्ट करेंगे, यानी प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ और पायरिमिडीन प्यूरिन के साथ अपना लिंकेज करता है। तो हमारे प्यूरिन्स क्या क्या थे? Ag, यानी कि जब एडेनोसिन की बात आ रही है तो उसके साथ थायमिन पेयर करता है और ये बनाता है डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाता है? ये डबल बॉन्ड। और कौन सा डबल बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन वहीं पे जब आपकी टर्न आती है ग्वेनिन की, तो वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है, लेकिन उसमें ट्रिपल बॉन्ड देखा जाता है। यानी G बनाता है ट्रिपल बॉन्ड C से और A बनाता है डबल बॉन्ड T से। क्लियर है? ये होगा हमारे डीएनए में। यहाँ पे नाम क्या गायब है? एक यूरैसिल, यानी यूरैसिल हमारे आरएनए में आता है। किसको रिप्लेस करके? थायमिन को रिप्लेस करके। ठीक है, हेलिक्स जो बनता है डीएनए में वो 10 बेस पेयर का बनता है, यानी कि एक हेलिक्स के अंदर, एक हेलिक्स जो उसमें 10 बेस पेयर होंगे, यानी कि 10 इधर से 10 इस लाइन के 10 इस लाइन के, जो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। तो एक हेलिक्स के अंदर 10 पेयर ऑफ बेसेस होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस, यानी कि 10-10 न्यूक्लियोटाइड आपके इन अ लाइन अटैच होते हैं। ठीक है, हर बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, यानी कि एक हेलिक्स के राउंड का पूरा डिस्टेंस होगा 34 एंगस्ट्रॉम। कि एक के बीच का 3.4 है तो 10 है, तो 10 के क्या होंगे? 34 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है?
DNA is packaged in the form of nucleosomes and further chromatin fibers of chromosomes. DNA की पैकेजिंग इस तरह से होती है क्योंकि वो न्यूक्लियोसोम बनाते हैं. न्यूक्लियोसोम क्या है? These are the basic unit of chromosomes. तो डीएनए की पैकिंग हो जाती है, हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है और सारे डीएनए मिलके छोटे छोटे न्यूक्लियोसोम्स बनाते हैं जो कि क्रोमोसोम का बेसिक यूनिट होता है. इन्हीं डीएनए के पैकिंग के बाद क्रोमोसोम का फॉर्मेशन देखा जाता है. क्लियर है? तो अभी हमने क्या क्या डीएनए में पढ़ा. डीएनए में जो बेस पेयर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एडेनिन जो होता है थायमिन के साथ अटैच करता है डबल बॉन्ड में, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, और दोनों कैसे बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. दोनों जो आपकी चेन होती हैं वो एंटी पैरेलल होती हैं, एक सीधे डायरेक्शन में जा रही है तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट. और इस मॉडल को किसने दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल को वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, राइट. चलिए ये देखो यहाँ पे कितना क्लियर दिखा रहा है. देखो बहुत ही क्लियर है. ये देखो ग्वानिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, थायमिन एडेनिन के साथ, एडेनिन थायमिन के साथ, इस तरह से अटैचमेंट चलता है इनके बीच में. ठीक है, नाइट्रोजन बेस है और फॉस्फेट और आपके शुगर का जो होता है ये चेन साइड में चलता रहता है इनके साथ साथ. ठीक है. चलिए अब आएंगे आरएनए पे. ये तो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि हेलिक्स वेलिक्स बन रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं. इसमें राइबोज शुगर होता है और यूरासिल प्रेजेंट होता है थायमीन की जगह. यानी कि जो चेन होगी उसमें 4 बेस पेयर अपने अपने टर्न पे आएंगे. इनमें कोई भी लिंकेज नहीं दिखा जाता दो चेन्स के बीच क्योंकि सिंगल चेन से बना है. बस थायमिन को यूरासिल रिप्लेस कर देता है. बस इतना सा याद रखना आपको. 3 तरह के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए. ये बहुत काम आने वाले हैं, यहाँ पे नाम याद कर लीजिए. ठीक है, एमआरटी. ठीक है, 3 तरह के आरएनए होते हैं, एमआरटी, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए. 3 तरह के आरएनए होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत मदद करता है. कौन? एमआरएनए. एमआरएनए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. इसी के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसीजर शुरू होता है. राइबोजाइम आर आरएनए मॉलिक्यूल एक्ट एज एंजाइम ऑफ कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन. राइबोजाइम क्या होते हैं? एक तरह के आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं और एंजाइम की तरह भी एक्ट करते हैं. तो राइबोजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आरएनए इन दी मेटाबॉलिक प्रोसेस. ओके, तो ये है हमारा आरएनए. होप आपको क्लियर होगा. आप यहाँ पे देखो ग्वानिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडेनिन है एंड देन यूरासिल. थायमिन नहीं होगा, यूरासिल होगा उसकी जगह. ये याद रखिएगा. और ये सिंगल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में चलते रहते हैं. साइड में इनके नाइट्रोजनस बेस और शुगर के मॉलिक्यूल अटैच हुए रहते हैं. ठीक है. अब मेटाबॉलिज्म पे आते हैं. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म? हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने तरह के बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, तरह के केमिकल रिएक्शंस या बायोकेमिकल आप कह लीजिए, जितने भी तरह के रिएक्शन उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं. rather than using a chemical reaction word we use the word मेटाबॉलिज्म, क्योंकि वो एक लिविंग के अंदर आप स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. नॉन लिविंग में जब हम बात करते हैं तब आती है हमारी केमिस्ट्री, जहाँ पे हम रिएक्शंस बोलते हैं. लेकिन वही रिएक्शन जब हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है तो उसको मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं. मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे मेटाबोलाइट आपके इन्वॉल्व होते हैं. मेटाबोलाइट मतलब कि सबस्ट्रेट जो कि कई सारे रिएक्शंस में इन्वॉल्व होके कई चीज़ों में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रू देयर मेटाबॉलिक पाथवेज, राइट. अपने मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इस मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू. जो ये चेंजेस आते हैं मेटाबॉलिक पाथवे में, यानी कि जो टोटल मेटाबॉलिज्म होता है वो एक डेफिनेट रेट और डायरेक्शन में होता है. यानी कि अगर कोई चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है उसका कुछ ड्यूरेशन होगा, उसका कुछ रिजल्टेंट होगा, तभी वो पाथवे मूव कर सकता है. और इसी पाथवे को, इसी फ्लो को हम क्या कहते हैं? डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट. क्योंकि अगर ये मेटाबॉलिज्म नहीं होगा बॉडी में तो बॉडी अपने आप की डायनेमिसिटी खो देगी. यानी कि इतना जो बॉडी वर्क कर रही है, जो एक्टिवनेस है वो उसकी खो जाएगी और लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा वोर्न आउट होने लगेगा, सेल्स मरने लगेंगे क्योंकि उसकी एक्टिवनेस ख़त्म होने लगेगी. तो ये डायनेमिक स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, राइट. चलिए, ऑल दिस केमिकल रिएक्शन अकरिंग
इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हमने 9-10 में पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस, उसमें अगर कोई भी प्रोसेस बॉडी में चल रहा है उसके लिए एनर्जी की यूज होती है। एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से। फूड क्या करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन से, ठीक है, की मदद से और एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन के थ्रू आपके एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, जो कि सारे केमिकल रिएक्शन में मदद करते हैं, ठीक है। एनर्जी करेंसी इन लिविंग सिस्टम इज बॉन्ड एनर्जी, जिसको एटीपी कहते हैं, जहाँ जो कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। और एटीपी इज व्हाट? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये क्या है? ये एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहलाती है, क्योंकि इसी फॉर्म में एनर्जी का उपयोग पूरे बॉडी में होता रहता है। अब कितने तरह के मेटाबॉलिज्म है? देखो, फूड क्या है? हमारी केमिकल एनर्जी, किसी तरह फॉर्म में फूड ले रहे हैं। फूड जो अंदर जा रहा है वो डाइजेशन में जा रहा है, डाइजेशन के बाद उससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। साथ साथ हम रेस्पिरेशन से क्या कर रहे हैं? ब्रीदिंग से ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो केमिकल वेस्ट होता है, जो कि बॉडी में जितनी भी अननेसेसरी एंड प्रोडक्ट है उनको बाहर फेंक रहा है, ठीक। और इस दोनों प्रोसेस से क्या बनता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, और यही एनर्जी करेंसी के फॉर्म में यूज होता है हमारे सारे मेटाबॉलिज्म में। और जब कोई भी मेटाबॉलिज्म हो रहा हो तो या तो बॉडी में हीट की ज़रूरत पड़ती है या तो हीट रिलीज हो जाती है बॉडी से, बॉडी में हीट रिलीज होने लगती है, राइट। चलिए, दो तरह के मेटाबॉलिक पाथवे में इसलिए देखे जाते हैं, वन इज एनाबॉलिक, सेकेंड इज कैटाबॉलिक। अब इनके नाम ही इतने मतलब अतरंगे से हैं। एनाबॉलिक मतलब कोई चीज़ को बनाना, कैटाबॉलिज्म मतलब काट रहे, यानी कि तोड़ रहे हो चीज़ों को। कैटा मतलब काटना, बहुत इजी आपको ऐसे याद रखना। कैटा मतलब काटना, यानी कि चीज़ों को तोड़ के छोटा करो। एनाबॉलिज्म मतलब चीज़ों को छोटे से बड़ा बना रहे हो। यानी कि एनाबॉलिज्म में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है सिंपल स्ट्रक्चर से। सिंपल स्ट्रक्चर को जोड़ के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। यानी कि हमारा अगर डीएनए बनाना है तो उसके लिए हमें पहले न्यूक्लियोटाइड्स बनाने पड़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए न्यूक्लियोसाइड का होना ज़रूरी है। तो ये सारा जो पाथवे होता है जिससे किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है उसको कहते हैं एनाबॉलिक पाथवे, ठीक है। इसमें क्या आते हैं? बायोसिंथेटिक पाथवे, जो भी प्रोटीन फॉर्मेशन है उनमें अमीनो एसिड को जोड़ना ज़रूरी है, लिपिड फॉर्मेशन में अलग अलग चीज़ों को जोड़ना ज़रूरी है, ठीक। तो ये सारे क्या है? हमारे एनाबॉलिक पाथवे हैं। जब किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसमें एनर्जी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो यानी कि ये पाथवे हमारा एनर्जी को कंज्यूम करता है, यानी एटीपी इज यूज्ड इन दिस साइकिल। लेकिन वहीं कैटाबॉलिक पाथवे की जब बात करें तो कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल सिंपल में जब टूटता है तो उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ये कब होता है? जब हम कोई खाना खाते हैं, च्यू करते हैं, तो वो काफ़ी मैक्रो मॉलिक्यूल के फॉर्म में हमारे अंदर जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, उनको तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल में उन्हें तोड़ना पड़ेगा। उस जो पाथवे को फॉलो करते हैं उसको कहते हैं कैटाबॉलिक पाथवे, यानी कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं इनको तोड़ के छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ना इज कैटाबॉलिक। और इसमें क्या होता है? एनर्जी इज रिलीज, यानी कि एनर्जी बाहर फेंक रहा है, क्योंकि बड़ी चीज़ को तोड़ के छोटा कर रहे हैं तो एनर्जी बहुत सारी बाहर फेंक रही होती है। तो ये थे आपके एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे। आई होप आपको क्लियर होगा और आपको नाम में अब कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा बना रहा है और कौन सा तोड़ रहा है। हाँ जी, तो ये देखो, कैटाबॉलिक रिएक्शन में आपकी क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है, सिंपल मॉलिक्यूल बन रहा है जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल। यही एनाबॉलिक पाथवे में जाते हैं और एनर्जी को क्या करते हैं? एनर्जी का फॉर्मेशन, ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम एटीपी टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, एनर्जी रिलीज, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है एंड जैसे कि लिपिड, प्रोटीन, फिर वापस से वो टूटते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर बॉडी में चलता रहता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी को कभी बॉडी को कभी बड़े मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है किसी रिएक्शन में, किसी में उनको तोड़ के बनाने की, एनर्जी बनाने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे सारे प्रोसेस चलते रहते हैं बॉडी में। यानी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों ही शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म का पाथवे है या पार्ट ऑफ द बॉडी है, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन का होना ज़रूरी है बॉडी में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब चलते हैं क्विज टाइम पे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से लाल बटन दबा दीजिए सब्सक्राइब वाला, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको पता रहे कि लेक्चर कब आ रहे हैं। वैसे डेली 12 PM आई गिव माई लेक्चर्स, ओके। चलिए तो देते हैं आप क्विज टाइम, जिसमें आपसे पूछूंगी 2 सवाल, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है।
जो भी आपको सबसे सही जवाब लगेगा आप वो देंगे और देखते हैं कौन सबसे सही और कौन सबसे जल्दी आंसर करता है. लेट्स सी इट. हियर गोज द फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामिडीन. इनमें से कौन सा पैरामिडीन नहीं है वो आपको चुनना है. ठीक है, हियर आर द 4 ऑप्शन. आपको सही आंसर बताना है. न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय डैश लिंकेज. न्यूक्लियोटाइड, टाइड की बात हो रहा है, एक दूसरे से किस लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं. अगेन आई नीड ऑल दिस आंसर इन दी कॉमेंट सेक्शन. आई विल बी लुकिंग फॉर योर आंसर. टिल देन के लिए थैंक यू एवरीवन. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. और टेलीग्राम पे आना मत भूलिएगा, वहाँ पे आपको सारे हैंड रिटन नोट्स एवरीथिंग यू विल गेट. एंड कीप शेयरिंग बच्चों. ओके, सी यू गाइस टिल द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए सेफ रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और सबके साथ समय ज़रूर बिताइएगा. थैंक यू एवरीवन. हैव अ ग्रेट डे.